Bihar Embankment Assess Management System and Flood Forecast, which will be jointly presented by Shri Neeraj Kumar Singh Ji, Honorable Minister of Public Health Engineering, State Government of Bihar, and Shri Santosh Kumar Malji, Principal Secretary, State Government of Bihar. I would request our eminent speakers to kindly conclude the presentation in 10 minutes. Over to you, sir. वीरों की भूमि उदयपुर में आयोजित ऑल इंडिया मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ मंच के ऊपर उपस्थित माननीय मंत्री राजभूषण चौधरी जी, माननीय सभी मंत्रीगण एवं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, मैं मोक्ष और ज्ञान की भूमि बिहार की तरफ से आप सबों को नमस्कार करता हूँ। हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने वर्ष 2016 से ही हर घर नल का जल निश्चय की शुरुआत की। उस समय बिहार के मात्र 2% घरों में ही नल का जल की व्यवस्था थी, लेकिन हमने मिशन मोड में सभी ग्रामीण परिवार तक नल का जल उपलब्ध कराया। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से वह कार्य कर दिखाया जो वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन के रूप में राष्ट्रीय अभियान बन चुका है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 1,23,936 अदद जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा चुका है। इस योजनाओं के माध्यम से 1,74,47,055 अदद घरों में गृह जल संयोजन प्रदान कर पेयजलापूर्ति की जा रही है। भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन अधिकता से प्रभावित राज्य में 30,207 ग्रामीण वार्डों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। राज्य में अधिष्ठापित 1,23,936 अदद जलापूर्ति योजनाओं में लगभग 50% पंप चालक महिलाएं हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। पंचायत स्तर पर मरम्मती दल की तैनाती की जा रही है, जो रियल टाइम में जलापूर्ति की बाधा को दूर करेंगे। जीरो ऑफिस डे के तहत सभी क्षेत्रीय अधिकारी विशेष रूप से निर्धारित दिन कार्यालय में न बैठकर जमीनी स्तर पर जाकर योजना की वास्तविक स्थिति की जांच करते हैं, ताकि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन एवं विसंगतियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। हर घर नल का जल निश्चय का प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से पड़ा है। सामाजिक सामान्यताएं, सामाजिक समरसता बढ़ी है। पेयजल के नाम पर होने वाले सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन हुआ है। महिला सशक्तिकरण, घर में नल की जल की उपलब्धता ने महिला के जीवन में नए आयाम जोड़े हैं। उनके समय एवं श्रम की बचत हो रही है। बिहार में कार्यरत अधिकांश जलापूर्ति योजनाओं में पंप ऑपरेटर महिलाएं हैं। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है। उन्होंने अपने घर चलाने के साथ मोटर पंप चलाने एवं निर्बाध जलापूर्ति की जिम्मेदारी ली है। जल जनित बीमारियों में कमी, जन स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। डायरिया, हेपेटाइटिस जैसी जल जनित बीमारियों में काफ़ी कमी देखी जा रही है और इसका सीधा असर शिशु मृत्यु दर पर कमी में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन, 2 लाख से अधिक युवाओं महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है और पेयजल की सुलभ उपलब्धता से उद्यमित रोजगार के नए अवसर बने हैं। वाटर मिशन 2047, जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है 2047 में जल संचय का, उसमें हम लोगों ने तय किया है
की 24/7 जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्थान पर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के दर से जलापूर्ति कराया जाएगा। भूगर्भीय जल स्रोत के स्थान पर सतही जल स्तरों पर आधारित बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना, ये बिहार सरकार का सबसे महत्वपूर्ण योजना है MBS, जो हम लोगों ने अभी तक 12 जगहों पे प्लांट कर चुका है, जिससे एक MBS से लगभग 20 पंचायत यानी कि 35 से 40 हजार घरों में जलापूर्ति की जाती है। 11 MBS हमारा पाइपलाइन में है और 2047 का हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य में हम लोगों ने तय किया है कि लक्ष्य से पहले पूरे राज्य में 150 स्थापित करेंगे MBS, जिससे हर व्यक्ति को भूजल गर्भ ना निकालना पड़े। हम सतही वाटर से हर एक व्यक्ति को पानी पहुंचाने का काम करेंगे। आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जलापूर्ति व्यवस्था को चाक चौबंद करना, स्मार्ट वाटर मीटर लगाकर जल खपत और जल बर्बादी की निगरानी करना। बाकी के हमारे सचिव आए हुए हैं इरिगेशन के, ये विस्तार से बताएंगे। हमारे इरिगेशन मंत्री नहीं आए हुए हैं, लेकिन हम उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। माननीय हमारे पाटिल साहब यहाँ पे नहीं हैं, सेक्रेटरी महोदया बैठी हुई हैं। पूरे देश का जो जलस्तर है, स्तर में काफी फर्क है, बिहार की समस्याओं में काफी अलग अंतर है। इसलिए मैं विशेष तौर से बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने बिहार के जलस्तर को 3 भाग में डिवाइड किया है। जो हमारा उत्तर बिहार है वहां हमें 10 फुट पे पानी मिलता है। जो हमारा मध्य बिहार है वहां हमें 100 फुट से ऊपर पानी मिलता है। और जो हमारा दक्षिणी बिहार है वहां हमें 250, 300 और उससे भी ज्यादा लेवल पे पानी मिलता है। मध्य बिहार में गंगा की नदी पास की है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि गंगा की नदी के जल को हम बाकी लोगों तक पहुंचाएं, जिसे हम दक्षिण बिहार में पहुंचाने का काम किया। वहां से 150 से 200 किलोमीटर दूर हम लोग गंगा जल पहुंचा रहे हैं, जिससे पानी की व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। लेकिन बाकी जिलों में काफी कठिनाई है। मैं उत्तर बिहार के विशेष समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहता हूं। ये हमारे लिए सबसे उचित फोरम है कि उत्तर बिहार एक ऐसी जगह है पूरे देश में जहां प्रत्येक साल बाढ़ आता है और हम हर साल बाढ़ को फेस करते हैं। और हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि जो बिहार का पहला विधानसभा है वो मेरा विधानसभा है, इसलिए हम हर साल बाढ़ को फेस करते हैं। पिछले 20 सालों से मैं विधायक हूं और हर एक साल कहीं न कहीं बाढ़ आता है। और कोसी नदी, जो बिहार की कोसी नदी है, इसे दुनिया का सबसे सेकेंड चंचल नदियों में गिनती किया गया है। ये नदी रातों रात अपना रास्ता बदल लेती है, दूसरे गांव में चली जाती है, गांव का कटान हो जाता है, जिसको सही ढंग से चालू रखने के लिए हमने बिहार की सरकार ने बांध का निर्माण किया है। बांध का निर्माण तो हुआ है, लेकिन बांध जब कहीं भी कमजोर पड़ता है तो हर एक साल बाढ़ के दिनों में वो कट जाता है, जिसका बड़ा दुष्प्रभाव होता है। पूरे गांव में बाढ़ आ जाता है, फसल की क्षति होती है, लोगों के घर मकान की क्षति होती है और हर एक साल हमें उस क्षति को भरपाई करनी पड़ती है। 6 महीना हम पानी की प्रचुरता से प्रभावित रहते हैं। ये हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य का विषय है। हम लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं, लेकिन हम यहाँ आग्रह करना चाहते हैं भारत सरकार से कि जो बिहार का उत्तरी इलाका है वो पूरा मैदानी क्षेत्र है, वहां हाई डैम नहीं बन सकता है। हमारे लिए दुर्भाग्य है कि नेपाल से नदियां आती है, दर्जनों नदियां नेपाल से आती है, जो पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम करती है। हम 6 महीना बर्बाद होते हैं पानी से और 6 महीना हमें व्यवस्थित होने में लगता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय अपने जल शक्ति मंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि नेपाल की सरकार से बात करके और नेपाल के भूभाग में वहां हाई डैम बनाने की व्यवस्था करें। जब तक ये हाई डैम नहीं बनेगा तब तक हमें हर साल परेशानी होगी और इस परेशानी से निदान के लिए हमें भारत सरकार के पास हमेशा कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। ये अस्थायी समाधान होगा। हमारा आग्रह है कि अगर नेपाल में हाई डैम बनता है तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए अस्थायी समाधान हो जाएगा। इस पर जरूर विचार किया जाए और तत्क्षण हमने जो बांध बनाया है, इस बांध के मजबूतीकरण के लिए, ऊंचीकरण के लिए, चौड़ीकरण के लिए भारत सरकार के मदद की आवश्यकता है। हम आग्रह करते हैं निश्चित रूप से ये मदद करने का कष्ट करें। ये आयोजन किया है भारत सरकार के
तमाम जल शक्ति मंत्रालय के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, sir. Respected chairperson, respected dais, and the respected dignitaries in this conference hall. I am going to make a presentation on BEAMS, which is an acronym for Bihar Embankment Asset Management System. अब तक तो हम सब जो बड़े हुए ना, हमारी उम्र के सभी लोग जो 50 के आसपास के, हम ये समझते थे कि मेघालय के, जो हम बच्चे से जब बड़े हो रहे थे तो हम ये देखते थे, सुनते थे, जो पहली स्टैटिस्टिक्स याद हुई थी वो ये थी कि चेरापूंजी में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पानी गिरता है, और आज पता चला कि मेघालय में भी वाटर क्राइसिस हो रही है। सो ये कॉन्फ्रेंस कितनी उपयोगी और कितनी महत्वपूर्ण है वो इस बात को रेखांकित करता है। मैडम आपको और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको यहाँ आके इस विषय को इतनी गहराई में समझने का अवसर दिया। बीम्स एक सॉफ्टवेयर है जो बिहार के हमारे लगभग 3800 किलोमीटर के एम्बैंकमेंट्स जो हैं उनके एसेट्स, उनके मैनेजमेंट, उनकी साइंटिफिक प्लानिंग और फ्लड फोरकास्टिंग, साथ ही साथ अगर डिजास्टर हो जाए, कोई खुदा न खास्ता हमारा एम्बैंकमेंट टूटता है, उस परिस्थिति में कितना डैमेज होगा, कितना इनंडेशन होगा, इसको मापने के लिए भारत सरकार के ही नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में इसे हमने तैयार किया है। अभी हमारे बेसिन वाइज इस पे काम चल रहा है। गंडक बेसिन का काम पूरा हो गया है और बाकी बेसिन्स में इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। ये बेसिकली एक जीआईएस बेस्ड वेब पोर्टल है जिसको हमने एनएचपी में तैयार किया है। इसमें हमारे एम्बैंकमेंट के ऊपर जितने भी एसेट्स हैं उसको हमने जीआईएस मैप कर रखा है और एक बहुत यूज़र फ्रेंडली ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के माध्यम से इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर कहाँ पे किस एम्बैंकमेंट में कब प्रॉब्लम आने की संभावना है, वी कैन फोरसी दैट, वी कैन प्लान दैट एंड वी कैन डू द एंटी इरोजन वर्क्स एंड एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन वर्क्स अकॉर्डिंगली। और इसमें कुल 13 फंक्शनल मॉड्यूल्स हैं जिसके मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। ये जैसे इसका होम पेज है, इसमें हम बेसिन वाइज जाते हैं, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स भी लॉगिन कर सकते हैं और कम्युनिटी मेंबर्स भी लॉगिन कर सकते हैं। अभी उसको हमने ऑपरेशनल नहीं किया है। एसेट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारी बेस लेयर्स हैं जिसमें पुलिस स्टेशंस, उनकी बाउंड्रीज, थानों, ब्लॉक्स की बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज वगैरह वगैरह, जो कैनाल्स, रिवर्स और रेलवे लाइन्स, इन सब का विवरण है। और उसी के साथ हमारी 32 एसेट लेयर्स हैं जो एम्बैंकमेंट के एसेट से रिलेटेड हैं। जैसे किलोमीटर स्टोन से शुरू करें से लेके एंटी फ्लड स्लुइस गेट हुआ, फिर हमारे फ्लड कैंप्स हुए, सिल्ट एक्सक्लूडर्स हुए, फ्लड स्टोर्स हुए, और उनकी फोटोग्राफ्स भी हमारी जो लेटेस्ट होती हैं, जो लास्ट विजिटेड किसी ऑफिसर की है, वो उसमें अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। अगर अभी तो ये लाइव वेबसाइट नहीं है, दोज आर ऑल ओनली स्नैपशॉट। इसके आगे हमारा जो दूसरा मॉड्यूल है वो इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का है। इसमें तो जिस रीच में हम हैं उस रीच में कितना एम्बैंकमेंट का फॉर्मेशन लेवल है, कितना हाईएस्ट फ्लड लेवल रिकॉर्डेड है, सिल्ट फैक्टर क्या है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जब लास्ट हुआ था तो उसकी रिपोर्ट क्या है, वो सारा डेटा उस क्लिक पे आपको उस स्क्रीन पे मिलता है। थर्ड है हमारा हाइड्रोमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम रेनफॉल का जो पूरा लिगेसी डेटा है उसके साथ साथ जो सेडिमेंट लोड की वहाँ की इंफॉर्मेशन है और गेजेस की इंफॉर्मेशन है वो सारी रखते हैं। फोर्थ मॉड्यूल इसमें बेसिन इंफॉर्मेशन सिस्टम का है, जिसमें हम, आप देख सकते हैं वो रिवर के क्रॉस सेक्शंस को जिस पे क्लिक करेंगे एक पिंक लाइन पे अगर, तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है कि वहाँ पे रिवर का क्रॉस सेक्शन में जो सेक्शन जा रहा है वो उसका डेप्थ वाइज उसका चार्ट यहाँ नीचे बाईं तरफ देखा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो नीचे दब जा रहा है। और उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी हमारी जो रिवर की डेप्थ है उसका पूरा डेटा रहता है। मॉर्फोलॉजिकल रिपोर्ट और सैटेलाइट इमेजेस भी जो वहाँ की हैं वो जियो रेफरेंस उसमें लगी हुई हैं। साथों साथ हमारे जो एम्बैंकमेंट में कहाँ कहाँ स्टोर्स हैं, उनमें कितना मटेरियल फ्लड फाइटिंग के लिए ईसी बैग्स हो, चाहे बीए वायर्स हों, चाहे स्टोन बोल्डर्स हों, चाहे सैंड हो, कितनी कहाँ पे है वो उसमें इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, इसे हमने रखा है। अभी आते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण इसमें टूल्स हैं उनके बारे में। तो नंबर 2 पे आप देख सकते हैं, बाकी भी हैं लेकिन समय कम है इसलिए मैं स्वाइप टूल के बारे में बात करूंगा। तो इस स्वाइप टूल के माध्यम से इंजीनियर्स
ये एनालिसिस कर सकते हैं कि लास्ट ईयर की सैटेलाइट इमेज से नदी कहाँ पे थी और इस साल की सैटेलाइट इमेज से नदी कहाँ पे है। ये दो सैटेलाइट इमेज पिक्चर्स का यहाँ स्नैपशॉट आप देख सकते हैं। उससे पता चलता है कि किस तरफ रिवर का मूवमेंट की टेंडेंसी है और क्या हो रहा है। तो एंटी इरोजन वर्क्स चाहे एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेंथनिंग वर्क्स को आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और बफर टूल हमारा ये है कि इसमें अगर ब्रीच होता है तो 100 मीटर्स, 300 मीटर्स, 500 मीटर्स का बफर एरिया लेके हम इनंडेशन कितने एरिया में होगा, कौन से विलेजेस कितने प्रभावित होंगे, उसकी एनालिसिस और प्रेडिक्शन करके दे सकते हैं। और लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ नेपाल में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण सैलाब आया था, उसमें इसका यूज़ हुआ भी था। जो हमारी स्कीम्स प्लान्ड हैं उनकी मॉनिटरिंग भी इसके माध्यम से की जा सकती है। टेंडर मॉनिटरिंग, एसओपीज और एम्बैंकमेंट की रिवर की प्रॉक्सिमिटी, वो सब इसमें आता है। फ्लड रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा इसका 8वां मॉड्यूल है, जिसमें डिस्चार्ज डेटा, रेनफॉल डेटा और वाटर लेवल डेटा तीनों के आधार पे अलग अलग हम रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें रेनफॉल डेटा में हम नेपाल में जो हमारे डीएचएम के माध्यम से जो हमें डेटा प्राप्त होता है नेपाल में हमारे रेन गेज स्टेशन से, उसका भी यूज करके यहाँ पे रिस्क एनालिसिस का स्कोप है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है उसमें जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन के कोड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, मैनुअल्स हैं, वो सब रखे हुए हैं ताकि उसको यूज़ करके प्लानिंग की जा सके। हमारे फील्ड में जो इंजीनियर्स हैं वो अपने मोबाइल पर इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ये आप बाईं तरफ देख रहे हैं, मोबाइल का स्क्रीनशॉट्स हैं और उसके माध्यम से हम अगर कहीं सीपेज हो रहा हो, पाइपिंग हो रही हो या ब्रीच की संभावना हो तो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करके या रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से सीनियर इंजीनियर्स का गाइडेंस जूनियर ऑफिसर्स को फील्ड में मिल सकता है। एक छोटा 2 स्लाइड्स सर और दिखाने की अनुमति चाहता हूं आपसे, वो हमारा फ्लड फोरकास्टिंग के ऊपर है। पिछले साल इसका हम लोगों ने बहुत अच्छा लाभ उठाया। जो नेपाल में 22 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर के बीच में पूरे सीजन की 1/3 बारिश हो गई, उसके कारण जो गंडक और कोसी नदियों में सैलाब आया, उसको हमारे इस मॉडल ने बहुत अच्छे ढंग से प्रेडिक्ट किया। ये वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोजेक्ट से बना था और इस मॉडलिंग में हम रेनफॉल डेटा नेपाल के जो वेरियस हमारे कैचमेंट लोकेशंस हैं उनमें कलेक्ट करते हैं, बिहार की लोकेशंस में करते हैं, आउटसाइड बिहार इंडिया में उसका भी रेनफॉल डेटा यूज होता है और जो नदियों में वाटर लेवल चल रहा है उसको ले करके हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर क्या वाटर लेवल रहेगा और कितना डिस्चार्ज रहेगा। और इस बार इस डेटा ने हमें बहुत मदद की। कोसी में अनप्रेसिडेंटेड डिस्चार्ज आया 6,81,000 क्यूसेक्स का, जो लास्ट 54 ईयर्स में सबसे ज़्यादा था। और हमको चूंकि 3 दिन पहले पता चल गया था तो हमने सारे कलेक्टर्स को अलर्ट करके, एसपीज को अलर्ट करके पॉपुलेशन को वहाँ से इवैक्यूएट करा लिया था और सिर्फ 2 लोगों की जान गई थी। तो ये हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और इसके लिए हम और इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं जैसे जैसे स्टैटिस्टिक्स मिल रही है। इसकी लोकेशंस हैं, ये कुल 43 लोकेशंस हैं हमारे बेसिन्स में जिन पर हम वाटर लेवल और डिस्चार्ज की प्रेडिक्शंस करते हैं। यही छोटा सा प्रेजेंटेशन था और आपने बहुत ध्यान दिया, आपने बहुत तवज्जो दी। थैंक यू। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद सर।